नमस्कार, मैं रविश कुमार। मई 2021 की बात है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। अस्पतालों और उसके बाहर ऑक्सीजन न मिलने के कारण तड़प कर मर जाने वाले लोगों और बीमार लोगों के परिजनों के भीतर ऑक्सीजन का खौफ पैदा हो गया था। घबराई जनता सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बना दिया। इस नेशनल टास्क फोर्स का बनाया जाना ही बड़ा प्रमाण है कि ऑक्सीजन का संकट था, लेकिन इसके बाद भी सभी के सामने कह दिया गया कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा और सभी ने इसे स्वीकार भी कर लिया। जिन्होंने ऑक्सीजन के संकट को झेला, सरकार के तर्क को स्वीकार करने वालों में शामिल हैं या नहीं वही जानते होंगे, पर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। आगरा के इस गांव के लोग कभी नासा नहीं गए तो क्या हुआ? पीपल के पेड़ पर चढ़ गए कि अस्पताल में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पत्तों से ऑक्सीजन ले लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग सलाइन वाटर चढ़ाने के समय भी यही करेंगे। अस्पताल जाने के बजाय नल या नदी के किनारे बैठ जाएंगे, पानी की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन उस वक्त ऑक्सीजन न मिलने का भय इतना तो बढ़ ही गया था कि यह जनाब तो खटिया लेकर पेड़ पर पहुंच गए। ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के खौफ से हमने उस साल इस तरह के कई मंजर देखे। इन दिनों दिल्ली हवा में जहर के फैल जाने से परेशान है, तो हम यही सोच रहे हैं कि अभी तक सारे पेड़ों को उखाड़कर पीपल के पेड़ क्यों नहीं लगा दिए गए, ताकि दिल्ली की हवा में ऑक्सीजन इतना बढ़ जाए कि हम दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सकें। हमने आपको हंसाने के लिए आगरा की यह तस्वीर नहीं दिखाई है, बल्कि आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राजनेता, जनता सब एक लाइन में खड़े होकर अपनी सोच का नाश कर दें, अजीब अजीब हरकतें करने लग जाएं और उसे स्वीकार किया जाने लगे, तब एक पत्रकार को, एक एंकर को किस तरह से संवाद करना चाहिए ताकि जनता समझ सके कि पहले दिमाग में जहर भर दिया गया, अब फेफड़े में जहर ठेला जा रहा है। आप भागकर पीपल पर चढ़ जाइए, आपकी मर्जी, मगर वह पीपल उसी दिल्ली या आगरा में है जिसका आसमान काले धुएं से भर गया है। क्या हमारे आंकड़ों और तथ्यों का कोई मतलब है, या इसी तरह की बोगस बातों से आपका मनोरंजन कर दिया जाए? वो भी किया जा सकता है, ताकि ही हाहा ही में यह हिस्सा वायरल होता रहे और समस्या की ऐसी तैसी हो जाए, जैसा कि राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर जहरीली हवा के संकट को निपटाने में लगे हैं। सिर्फ हमारी हरकतें ही नहीं, हमारी भाषा भी टालने टरकाने वाली हो गई है। हमने किसी भी संकट पर नए नए नामों की टोपी पहनाने की कला विकसित कर ली है। जैसे ही कोई संकट आता है, उसके अलग अलग नाम रखे जाने लग जाते हैं, उसकी श्रेणियां तय हो जाने लगती हैं और फिर लोगों को भरमाया जाने लगता है कि अभी संकट सबसे खराब श्रेणी में नहीं पहुंचा है। जब तक खराब की श्रेणी में है, तब तक सरकार और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 1969 में एक फिल्म आई, 2 दूनी 4। किशोर कुमार की आवाज में एक गाना है, हवाओं पर लिख दो हवाओं के नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। हवा में जहर फैला तो साहूकार की तरह सरकार ने हवाओं के अलग अलग नाम रख दिए और उन्हें श्रेणियों के बटखरे से तराजू पर तौला जाने लगा। एक सूचकांक भी बनाया गया जहां अलग अलग रंगों में हवा दिखाई जाती है, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, संक्षेप में AQI कहते हैं। यह हवा का नया नाम और परिचय हो गया है। प्रेमी आपस में व्हाट्सएप किया करेंगे, करते भी होंगे, कि मेरे शहर में AQI 225 बह रही है, तुम्हारे शहर की AQI कैसी है। हवाओं पर अब हवाओं के 6 प्रकार के नाम लिख दिए गए हैं। जैसे शिलोंग की हवा AQI 20 है तो इसे गुड हवा की श्रेणी में रखा गया है। देहरादून की हवा का AQI 100 है तो इसकी श्रेणी का नाम सेटिस्फैक्ट्री है, यानी हिंदी में संतोषजनक हवा। हरे रंग की इस हवा पर किसी कवि का ध्यान नहीं गया, वरना बसंती पवन को छोड़कर संतोषजनक पवन पर कविता लिख रहे होते। यह खराब हवा की तीसरी श्रेणी है जिसका रंग पीला है। अहमदाबाद के मणिनगर की हवा का AQI 162 है, यानी मॉडरेटली पोल्यूटेड है, हिंदी में आंशिक रूप से प्रदूषित है। 3 कैटेगरी में बांटकर बताया जाता है कि अभी सब कुछ ठीक है,
यहां तक चिंता की बात नहीं। चौथी श्रेणी है पुअर। मुंबई के पास अंधेरी की हवा का AQI 215 है, तो यह हवा खराब हवा की श्रेणी की मानी गई है। खराब हवा का रंग भूरा रखा गया है। कितने कम अंतरों से हवाओं के ये नाम और रंग बदल जा रहे हैं। इस हवा का नाम भेरी पुअर है। भेरी भेरी पुअर रख देना चाहिए था, मतलब बहुत बहुत खराब हवा। इसका रंग हल्का लाल है। लुधियाना के लोग राहत की सांस ले सकते हैं कि अभी अत्यंत ही खराब की श्रेणी में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इस हवा का नाम सीवियर है, मतलब अत्यंत ही खराब हवा। इसका रंग ऐसा लाल रखा गया है जैसे रेलगाड़ी का इंजन छाती पर चढ़ने वाला है। 6 में से 4 श्रेणियां तो खराब और प्रदूषित हवा की हैं। मतलब आपको कम खराब से खराब, खराब से बहुत खराब से अत्यंत खराब के दायरे में गोल गोल घुमाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो अत्यंत खराब श्रेणी की हवा है, उससे तो स्वस्थ इंसान भी बीमार पड़ जाए और जिसे गंभीर बीमारी है उसकी हालत और बिगड़ जाए। बहुत खराब हवा में अगर आप लंबे समय तक सांस लेते हैं तो बीमार पड़ेंगे। खराब हवा भी आपको सांस लेने में दिक्कतें पैदा करती रहती है। इस तरह की कैटेगरी का एक लाभ यह है कि इनके बारे में बात करते हुए आप महसूस करते हैं कि पढ़े लिखे हैं और उसके अलावा जागरूक भी हैं। अगर आपका ध्यान बहुत खराब पर है तो प्लीज जहां की हवा अच्छी है उस पर भी नजर दौड़ाइए। पता कीजिए कि वहां ऐसा कुछ किया जा रहा है ताकि वहां की हवा भी एक दिन अत्यंत खराब की श्रेणी में ना पहुंच जाए। भारत सरकार की जिस वेबसाइट पर 385 स्टेशन की AQI दी जाती है, हमने उसे देखा। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की साइट पर पंजाब की 8 जगहों की AQI है। लुधियाना की हवा सबसे खराब बताई गई है, वेरी पुअर। अमृतसर, बठिंडा, पटियाला, जालंधर, कलाल, माजरा, मंडी, गोविंदगढ़ की हवा खराब श्रेणी की बताई गई है। रूपनगर की हवा को आंशिक रूप से प्रदूषित बताया गया है। प्राइवेट वेबसाइट पर भी AQI की रैंकिंग तैयार होती है। इस साइट के अनुसार पंजाब के 10 शहरों की हवा खराब से लेकर बेहद खराब श्रेणी की है। खेमकरण, अबोहर, मलौद, इन सब की हवा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह पंजाब, जिसकी एक ग्रामीण छवि मन में उभरती है, जिसके खुले खेतों से भ्रम पैदा होता है कि हवा भी खुली खुली होगी, वहां की हवा भी प्रदूषण से भारी हो चुकी है, सांस लेने लायक नहीं रही। इस संकट को केवल महानगर की नजर से नहीं देखना चाहिए। पंजाब के ग्रामीण इलाकों के लोग भी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, इसकी चिंता कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 3 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की 24,166 घटनाएं दर्ज की गई हैं। दिल्ली और पंजाब के बीच हरियाणा भी आता है। भारत सरकार की केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की वेबसाइट पर हमने हरियाणा के 22 शहरों की AQI देखी है। 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे कैथल की AQI 396 रही, यानी बहुत खराब। बहादुरगढ़ की AQI 449 पहुंची, यानी अत्यंत खराब। बल्लभगढ़ की AQI 369 रही, यानी बहुत खराब। भिवानी की AQI 416 पहुंची, अत्यंत खराब। फरीदाबाद की AQI 434 पहुंची, अत्यंत खराब। सिरसा की AQI 337 है, बहुत खराब। जिंद की AQI 426 है, अत्यंत खराब। रोहतक की AQI 412 है, अत्यंत खराब। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड हरियाणा के 22 शहरों की AQI जमा करता है। इन 22 में से 15 शहरों की AQI 300 से ऊपर है, यानी बहुत खराब से लेकर अत्यंत खराब की श्रेणी में यहां की हवा है। तो यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, दिल्ली की भी है, यूपी, हरियाणा और पंजाब की भी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब में पराली जलाने की खबर की एक क्लिपिंग के साथ ट्वीट कर दिया और लिखा है, क्या लिखा है गौर कीजिए, देख रहा है ना विनोद, आपकी जहरीली हवा को मंत्री जी को हरियाणा की भी चिंता करनी चाहिए, यूपी की भी करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री को देख रहा है ना विनोद और सुरेश टाइप के संवादों से बचना चाहिए। अगर सरकार विनोद प्रमोद के टर्म में बात करने लग जाएगी तो बहुत से विनोद ऐसे भी हैं जो सरकार से परेशान हैं, वही सामने आ जाएंगे कि हम ही हैं विनोद, हम ही हैं प्रमोद, हमने फला परीक्षा पास की, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, हमारी छात्रवृत्ति नहीं आई, देरी से आई। केंद्रीय मंत्री को यह बताना चाहिए कि अगर हरियाणा में पराली जलाने की घटना कम हुई है तब क्यों उसके शहरों की हवा जहरीली है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में हरियाणा को लेकर पवनीत सिंह चड्ढा की लंबी रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि हरियाणा में इस बार पराली जलाने की घटना में कमी आई है।
15 सितंबर से 3 नवंबर के बीच हरियाणा में पराली जलाने की 2377 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसी समय तक 3438 घटनाएं दर्ज हुई। 30% की कमी आई। ये सारे आंकड़े उपग्रह की मदद से जुटाए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 साल में हरियाणा में पराली जलाने की घटना में 55% की कमी आई है। अभी हमने बताया कि कैथल की AQI 396 है, यानी वहां की हवा बहुत खराब है। हमारे सहयोगी सुनील रविश ने कैथल के किसान राम कुमार जी से बात की। राम कुमार के पास पराली काटने की 14 मशीनें हैं। उन्होंने बताया कि एक मशीन की कीमत बाजार में 14 से 15 लाख की है। कुछ मशीनें 50% तो कुछ 80% की सरकारी छूट पर उन्होंने खरीदी। राम कुमार और उनके रिश्तेदारों ने मिलकर ये मशीनें जमा की हैं। उन्होंने एक बात कही जो नोट करने लायक है, इन मशीनों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। रखरखाव और मरम्मत पर काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। यही रिपोर्ट पंजाब से भी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। राम कुमार ने बताया कि 3 मशीनों का एक सेट होता है जो 14 लाख का आता है। अगर सरकार सब्सिडी ना दे तो किसान खरीद ना पाए। पहले कटर से पराली काटी जाती है और रैक नाम की मशीन से उसे जमा किया जाता है। फिर 5 दिनों तक खेत में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि काटने के समय पराली में नमी आ जाती है। फिर 5 दिनों के बाद ट्रेलर मशीन आती है जो पैक कर ले जाती है और बिजली बनाने वाली, कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेच दी जाती है। इसी से राम कुमार जी अपना खर्चा और मुनाफा निकालते हैं। पराली बिक जाती है, इसलिए किसानों से किराया नहीं लेते। हर दिन 7000 क्विंटल पराली उठा पाते हैं। जो किसान पराली नहीं जलाता है उसे हरियाणा सरकार 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। राम कुमार जी ने बताया कि 1 एकड़ पराली की कटाई में 10 से 11 लीटर डीजल लग जाता है। एक दिन में 25 एकड़ जमीन की ही पराली निकाल पाते हैं। मशीनें कम हैं, इसलिए पराली की कटाई के लिए किसानों को इंतजार भी करना पड़ता है। देखो, अलग अलग गांव के लोग हैं जो मित्र प्यारे हैं मेरे, सभी ने अलग अलग गांव के 10-10 लोगों ने, 8-8 लोगों ने जो सोसाइटी बनाई हुई ना, वो सारे मिलके मेरे साथ काम कर रहे हैं। और अकेले काम नहीं कर सकते, मेरे साथ ज्वाइंट होके काम कर रहे हैं सभी लोग। तो 1 एकड़ में जो पराली प्रबंधन का खर्च है वो कितना आ जाता है? 1 एकड़ में लगभग 10 और 11 लीटर के प्रति तीनों मशीनों का 1 एकड़ में खर्च आ जाता है, कटर, मशीन और वेलर। तो अभी क्या असर पड़ा वैसे अभी डीजल की महंगाई? डीजल का असर तो ज़्यादा पड़ा जी, क्योंकि हर सीजन में आके डीजल बढ़ जाता है। डीजल की तो खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए बचत कम हो रही है। कब अप्लाई करा, कितने महीने लग जाते हैं? जैसे कि फार्म भरते हैं 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले फार्म भरे जाते हैं और 10-15 दिन के बाद एक लेटर आ जाता है, भी आप मशीन ले सकते हो। और 10 दिन में, 5 दिन में मशीन खरीद लेते हैं। 1 महीना क्या प्रोसेस है, 1 महीना में पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि 8वां महीना में आए, 9वां महीना में मशीनें कंप्लीट हो जाती हैं। तो सब्सिडी है जो मशीनों पे पहले कितनी मिल रही थी, अब कितने मिल रही है? जो पहले थी 80% मिल रही थी, अब 50% मिल रही है लोगों को। राम कुमार के अनुसार डीजल के दामों का असर पड़ा है। मशीनों की गुणवत्ता और बेहतर करने की जरूरत है और ये बहुत महंगी भी हैं। धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच समय कम होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मशीनें होंगी तभी इसका समाधान निकलेगा। किसान जल्दी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सस्ती मशीनों का विकल्प नहीं है, कई लोगों ने ऐसे विकल्प बनाए हैं। इस साल मार्च 2022 में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने 2018-19 में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए पराली के प्रबंधन को लेकर एक योजना बनाई थी। लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार 2018-19 से लेकर 2021-22 के दौरान केंद्र ने 4 राज्यों को 2440 करोड़ रुपए जारी किए। इसके तहत 39,000 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए, जहां से मशीनें किराए पर ली जा सकती हैं। 2,10,000 मशीनों की सप्लाई की गई। केंद्र सरकार का दावा है कि 2,10,000 मशीनों की सप्लाई हुई। क्या यह काफी हैं? मार्च से लेकर अभी तक कितनी और मशीनों की सप्लाई हुई है, सरकार को बताना चाहिए। क्या इन मशीनों के कारण पराली जलाने की घटना में कमी आ रही है? अब आते हैं पंजाब पर। यह 27 अगस्त 2022 की एक रिपोर्ट है, अंजू अग्निहोत्री चाबा की, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब सरकार का कहना है कि उसने 4 साल में 90,422 मशीनें दी हैं, लेकिन इनमें से 11,275 मशीनों का पता नहीं चल रहा। हाल ही में पंजाब सरकार ने विजिलेंस जांच की घोषणा की है। सरकार का ही आंकड़ा है कि 90,422 मशीनों में से 79,295 मशीनें ही साक्षात पाई गईं, 11,275 मशीनें लापता मिली।
पंजाब सरकार को अंदेशा है कि 150 करोड़ का घोटाला हो सकता है। एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कई किसानों ने इन मशीनों को बेच दिया क्योंकि इनसे अच्छी मशीनें बाजार में थीं। कई मामलों में ये मशीनें कहीं और भी पड़ी हुई हैं। आपको याद दिला दें कि थोड़ी देर पहले हरियाणा के राम कुमार जी ने भी मशीनों की गुणवत्ता को लेकर बताया कि बहुत खराब होती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार ने जो मशीनें दी उससे बेहतर प्राइवेट मार्केट में मशीनें मिल रही हैं। इस मामले में हमारी कोई राय नहीं है, हम कोई एक्सपर्ट भी नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह बात प्रमुखता से लिखी गई है कि पराली जलाने की जो मशीन सब्सिडी पर दी जाती है वो अच्छी नहीं निकल रही। इस बात की जांच होनी चाहिए कि सरकारी सब्सिडी वाली मशीन क्यों नहीं अच्छी है, क्यों किसान इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम इसी 15 अक्टूबर को इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहते हैं। निधि शर्मा की इस रिपोर्ट में लिखा है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव करुणेश गर्ग ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा है कि पंजाब का कृषि विभाग और प्रदूषण बोर्ड दोनों मिलकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि किसान पराली न जलाएं। हम बता रहे हैं कि मशीनें हैं मगर इनका इस्तेमाल बहुत कम है। पिछले साल मार्च अप्रैल तक 30-35% ही मशीनों का इस्तेमाल हुआ। अगर हम मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाकर 50% तक कर दें तो काफी फर्क पड़ जाएगा। पंजाब सरकार ने इसके लिए आई खेत नाम से एक ऐप भी बनाया है। यह केंद्र सरकार के प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव का जवाब है कि पंजाब का कृषि विभाग और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड दोनों मिलकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं मगर किसान इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि केंद्र और पंजाब सरकार मशीनों को लेकर किसानों को जागरूक तो कर रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने यह नहीं कहा कि पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही है या बाधा डाल रही है। जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तब दोनों को ही कारण और उपाय बताने चाहिए, ना कि देख रहा है ना विनोद टाइप के संवाद बोले जाने चाहिए। सरकार ने पराली की समस्या को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए काफी पैसे भी खर्च किए हैं। 27 जुलाई 2022 को राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 2018-19 से लेकर 2021-22 तक 181 करोड़ रुपए जारी किए गए ताकि मशीनों के इस्तेमाल को लेकर लोगों को शिक्षित किया जा सके। हमारे पास ऑडिट करने का कोई तरीका नहीं जिससे हम बता सके कि इतने पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया गया। केंद्र सरकार के प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी कहते हैं पंजाब में 90,000 मशीनें बांटी जा चुकी हैं। यह बयान 15 अक्टूबर के इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, लेकिन 11 सितंबर के इकोनॉमिक टाइम्स में ही पंजाब के कृषि मंत्री का बयान छपा है कि 56,000 और मशीनें बांटी जाएंगी, जिसके बाद पंजाब में मशीनों की संख्या करीब 1,46,000 से अधिक हो जाएगी। 11 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच कितनी मशीनें बटी हैं, इस सवाल की पड़ताल अलग से की जानी चाहिए। हवा में जहर के फैलने और पराली संकट से जुड़ी तमाम खबरों को एक साथ देखिए। कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ। आपको झोल और झूठ का जाल भी दिखाई देगा। कुल मिलाकर हवा साफ नहीं हुई है। विनोद भी सांस नहीं ले पा रहा, प्रमोद का दम भी घुट रहा है। इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट से हमारे सामने दो सवाल मजबूती से खड़े होते हैं। क्या ये मशीनें कारगर हैं? क्या ये मशीनें किसानों को महंगी पड़ती हैं? हमने पिछले साल 17 नवंबर के दिन इस संकट पर प्राइम टाइम किया था। उस एपिसोड में एक किसान ने बताया कि 1 एकड़ में पराली हटाने के लिए 20 लीटर डीजल लगेगा, जो काफी महंगा हो चुका है। डीजल सस्ता तो हुआ नहीं, तो इसकी लागत पर बात होनी चाहिए। क्या मशीन का किराया महंगा हो गया है? नवंबर के महीने में किसान कह रहे थे कि धान और गेहूं की बुवाई के बीच समय भी कम मिलता है, किराए पर मशीन नहीं मिलती, इसलिए समय बचाने के लिए पराली जला देते हैं। क्या ये बातें मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं? डीजल की महंगाई पर बात कर रहे हैं? हम पुरानी रिपोर्ट का यह हिस्सा आपको दिखाना चाहते हैं। लोकसभा राज्यसभा में केंद्र सरकार के जवाब इसी सितंबर में पीआईबी की रिलीज से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने 2018 से 21 के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में 30,900 ऐसे केंद्र बनाए हैं जहां पर पराली हटाने की 1.5 लाख मशीनें रखी गई हैं। किसान यहां से किराए पर ले सकते हैं। जसवीर सिंह जैसे छोटे किसान जिनके पास 2 एकड़ की जमीन है, इन मशीनों को किराए पर भी नहीं ले सकते, कुछ बचेगा नहीं। और ज्यादातर किसान इन राज्यों में इसी तरह 2-3 एकड़ वाले ही हैं। किसानों का कहना है कि अगर सब्सिडी से भी ले लें तो भी 1 लाख रुपए का बोझ आता है, जो किसानों पर ज्यादा है। यही कारण है कि किसान पराली जलाने पर मजबूर हो रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार जब सक्षम है तो खुद मशीन क्यों नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने इसके बदले एक स्कीम बना दी है कि सरकार 50% सब्सिडी देगी।
इस संकट की स्थिति में भी किसानों से बिजनेस किया जा रहा है और उन पर खर्चे का बोझ लादा जा रहा है। आपने मशीन के लिए अप्लाई किया था? किया था, हमारे और भी गांव से किया था, मगर पास नहीं करते गए। बस 1 लाख पूरे पंजाब से किया अप्लाई, तो 10,000 सब्सिडी के लिए पास हुआ, बाकी कुछ नहीं पास हुआ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗਾ। किसान बोलेंगे तभी जाकर बात समझ आएगी कि ये मशीन पराली से मुक्ति दिलाने में सक्षम है या नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली की बात हो रही है तो पंजाब और हरियाणा का आंकड़ा दिखाया जाने लगे। बिल्कुल दिखाया जाना चाहिए, मगर इससे ना तो हरियाणा की समस्या दूर होती है ना दिल्ली की। आज यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। कोर्ट ने कहा कि हस्तक्षेप करेंगे। 10 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। इसी के साथ पिछले साल की एक खबर के बारे में याद दिला देना चाहते हैं। यह मामला तब भी सुप्रीम कोर्ट में गया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा था कोर्ट की मंशा किसानों को दंडित करने की नहीं है, पराली जलाने के नाम पर जवाबदेही किसानों पर शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि 5 सितारा होटल के एसी रूम में बैठकर किसानों को दोष देना आसान है। बेंच में शामिल जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा यह है सिर्फ उदासीनता। उन्होंने यह भी कहा कि कोई बताए कि खासकर सरकार साल भर क्या करती है। कोर्ट ने सरकार से कहा था कि आप सक्षम हैं, आप किसानों को मशीनें दे सकते हैं। पराली के विषय को लेकर केंद्र सरकार ने लगभग अभी तक 18-19 से 3,138 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को दिया है। अनेक राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया है और वो धीमे धीमे सकारात्मक रास्ते पर बढ़ रही हैं। पंजाब को हम लोगों ने 1400 करोड़ से अधिक रुपया दिया है। 2 लाख मशीनें खरीदी गई राज्य सरकारों के द्वारा। 2 लाख मशीनें इतनी होती हैं कि राज्य सरकार अगर एक बार तय कर ले तो निश्चित रूप से उससे निजात पाई जा सकती है। और सबसे अच्छा उपक्रम है पूसा डीकंपोजर, जो आईसीआर के हमारे वैज्ञानिकों ने इजाद किया है। बहुत सारे किसान उसको उपयोग कर रहे हैं। पूसा डीकंपोजर का और उपयोग बढ़े, इसके लिए आज हम लोगों ने एक कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला में वे किसान भी हैं जिन्होंने डीकंपोजर का उपयोग किया है, वे कंपनियां भी हैं जो डीकंपोजर को विस्तार दे रही हैं, और वे किसान भी हैं जो डीकंपोजर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसमें वैज्ञानिक भी हैं, सरकार भी है। अगर किसी को किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो निश्चित रूप से वो इस कार्यशाला में व्यक्त कर सकता है। पंजाब के अंदर जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं, वहाँ के जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो हैं, तो उनका ये है कि जब तक ये टाइम गैप कम नहीं होता है तब तक यूजफुल नहीं है। तो पूसा के साथ पंजाब सरकार जो है वो डिस्कस कर रही है, प्लान कर रही है कि इसको टाइम को कम किया जाए। देखो, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से और एलजी साहब तक भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ब्रिगेड है, वो प्रदूषण पे बोलने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है। उनके पास ये अधिकार नहीं है कि प्रदूषण पे बोले। जो प्रदूषण फैला रहा है, एलजी साहब के पास बोलने का अधिकार है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल क्लियर करती है तो हमारे हाथ में है। पंजाब वाले तो पंजाब की बात है, जो हमारे हाथ में वो नहीं करने दे रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में बैन होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन करवा रही है, उसको प्रदूषण की चिंता है इतनी ज्यादा। कई महीनों से सरकार यही कह रही है कि 2 लाख मशीनें दी गई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार मशीनें देने में सक्षम है। यानी सरकार चाहे तो फ्री में और एक साथ कई हजार मशीनें किसानों को दे सकती है। हवा में जहर फैल गया है। यह मामला चंद दिनों का नहीं है, जनवरी के आखिर तक रहता है। इतने लंबे समय तक अगर आप ऐसी हवा में सांस लेंगे तो दिल्ली वालों के फेफड़े दुनिया के सबसे प्रदूषित फेफड़े बन जाएंगे। दरअसल इस संकट का चेहरा आम आदमी नहीं है, वह आम आदमी जो अस्पतालों में तड़प रहा है, इलाज के लिए लाइन में लगा है।
उसकी तस्वीर यहां छपी है। यह खबर गाजियाबाद की अमर उजाला की भीतर के पन्नों पर छपी है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 है, यानी अत्यंत विषाक्त है। इसमें लिखा है कि गैस चेंबर बन जाने से 2000 से अधिक लोग इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचे हैं। गाजियाबाद के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों में 1750 मरीज भर्ती हुए, यानी साफ है कि ज्यादातर सरकारी अस्पताल में गए, जो यह भी इशारा करता है कि आम गरीब लोगों पर इस जहर का असर भयानक पड़ा है, जो ना तो ट्विटर पर है ना फेसबुक पर। दैनिक जागरण ने सिटी पेज पर रिपोर्ट छापी है कि यहां के MMG अस्पताल में 30 मरीजों को सांस की बीमारी के कारण ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ा है। OPD में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोनों ही अखबार की रिपोर्ट है, हमने अपनी तरफ से पुष्टि नहीं की है। गाजियाबाद में प्रदूषण को लेकर राजनीति नहीं है, दिल्ली को लेकर है। जहरीली हवा केवल दिल्ली में नहीं है, यूपी के गाजियाबाद और नोएडा भी बहुत प्रभावित हैं। हवा को लेकर एक दूसरे को घेरने वाले इसका भी जवाब दें कि गंगा क्यों नहीं साफ हो सकी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर क्या क्या कहा है वह भी देख लिया जाए। यही कहा है कि साफ करने के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। यह खबर छपी है। क्या कोई केंद्रीय मंत्री इस रिपोर्ट को ट्वीट कर सकता है? राजनीति से तो गंगा और यमुना दोनों साफ नहीं हो सकी। कितने साल गुजर गए, हम ना नदी साफ कर पाए ना हवा। बच्चों ने दिल्ली की हवा खराब नहीं की, मगर सबसे पहले कीमत वही चुकाते हैं। दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, उनके खेलने पर रोक लगा दी जाती है। कई जगहों पर स्कूल बंद किए गए हैं। इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि 5वीं कक्षा से ऊपर के बच्चों के फेफड़े स्टील के बने हुए हैं, उन पर जहरीली हवा का असर नहीं होता। उनकी सोचिए, जो रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं, जो मजदूरी करने निकलते हैं, उनका क्या हो रहा होगा। इसलिए इसका समाधान स्कूल बंद करना, दुकानें बंद करना नहीं है। गाड़ियां और परालियां जिम्मेदार हैं, तो इन दोनों का कुछ करना चाहिए। डाउन टू अर्थ ने जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसी साल के 9 महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब किसी न किसी इलाके में प्राकृतिक आपदा ने दस्तक ना दी। 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक 273 दिनों में से 243 दिनों तक हर दिन आपदा का कहर टूटा है। गर्मी और सर्दी से जुड़ी आपदा, बारिश और चक्रवाती तूफानों से जुड़ी आपदा, आकाशीय बिजली गिरने की आपदा, इन आपदाओं से 2755 लोगों की जानें जा चुकी हैं 9 महीने में। इसके बाद भी यह मसला हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जिन 2755 लोगों की जानें गई हैं, उनके परिवारों को किस भयंकर आर्थिक आपदा के साए में जीना पड़ रहा होगा? डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदा से 4 लाख घर नष्ट हो गए और 70,000 पशु मारे गए। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 359 लोग मारे गए। हाइड्रो मेट्रियोलॉजिकल कैलामिटीज बोला भी नहीं जाता है। आपदाओं के ऐसे ऐसे नाम रख दिए गए हैं। हिंदी में इसका नाम जल मौसम संबंधी आपदाएं। इसका एक रिकॉर्ड आपको दिखाना चाहता हूं। इसी 19 जुलाई को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि जल मौसम संबंधी आपदाओं से 2018-19 में 2400 लोग मारे गए, 1,23,000 से अधिक पशु मारे गए, 15 लाख से अधिक मकान और झोपड़ियां नष्ट हो गईं, 17 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलें बर्बाद हो गईं। हवा से लेकर पानी तक सब कुछ जहरीला हो चुका है। लोगों के घरों में पानी का बिल हजारों रुपए का होने लगा है। आंकड़े बता रहे हैं कि इसकी मार सबसे अधिक आम लोगों, गरीबों और किसानों पर है। एक आपदा से विस्थापित होकर कहीं जाते हैं तो वहां से दूसरी आपदा से विस्थापित होकर कहीं और जाना पड़ता है। इस बहस में आम लोग नहीं हैं। इस पर नेताओं और कार चलाने वाले वर्ग ने कब्जा कर लिया है। जो कार वाला क्लास है, जो बोलने वाला क्लास है, उसके जीवन में आपदा के अलावा और भी 100 मुद्दे हैं। वह नवंबर में हवा पर बोल रहा होता है, दिसंबर में छुट्टियों के सपने देखने लग जाता है। आम आदमी साल भर जहरीली हवा और दूषित पानी का सेवन करता हुआ बीमारी की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमने शुरू में आपको यह नौटंकी दिखाई कि कोरोना के समय जब ऑक्सीजन का संकट आया तो कुछ लोग पीपल के नीचे आ गए, पेड़ पर चढ़ गए कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हम सब यही करते आ रहे हैं। हम मतलब मीडिया, नेता और इन्हें पढ़ने, देखने और सुनने वाला समाज। आप ये नहीं कह सकते कि 10 किलोमीटर की हवा छांट कर राजनीति कर लेंगे। इस पूरे संकट को व्यापक रूप से देखिए तो हमने धरती को जीने लायक कहां छोड़ा है। एक भी उदाहरण नहीं है जिसे दिखाकर दावा किया जा सके कि इस नदी को पीने लायक बना दिया गया, यहाँ की हवा बेहतर हो गई है। बाकी राजनीति खूब होती रहेगी, फेफड़ा आपका है, खराब होता रहेगा।
हमने जो बताया उसका तरीका बहुत बोरिंग और बोझिल था, क्योंकि कई तरह के आंकड़े हैं, कई तरह की बातें हैं, लेकिन आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा अगर मर्ज को समझना है। नेता इसकी जगह एक दो लाइन की मारक और चालू पंक्तियां बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन जब आप डिटेल में जाते हैं तब पता चलता है कि आप सांस लेने के नाम पर भी बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उम्मीद है इस बार कूड़े की सफाई और हवा को लेकर जोरदार बहस होगी। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। डेट ऑफ पोल आखिरकार दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई है। दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो होगी वो 7 नवंबर, लास्ट डेट फाइलिंग नॉमिनेशंस की 14 को होगी, स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 16 को होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 19 नवंबर है, डेट ऑफ पोल 4 दिसंबर होगी, काउंटिंग ऑफ वोट्स 7 दिसंबर। दिल्ली नगर निगम में बीते 15 सालों से बीजेपी का शासन है। बीजेपी को उम्मीद है कि उसका किला बरकरार रहेगा, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि विधानसभा की तरह नगर निगम भी वही जीतेगी। कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पुनः चौथी बार हम दिल्ली की नगर निगम में हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 7 तारीख में वो दिल्ली हारेंगे और 8 तारीख को गुजरात हारेंगे। कोरोना में हमने दिल्ली जीता था, बाई इलेक्शन में 1 सीट जीते थे, और इस बार नगर निगम में हम दिल्ली जीतेंगे। दिल्ली नगर निगम के चुनाव अप्रैल में होने थे, लेकिन मार्च में चुनाव घोषित करने के लिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उससे पहले ही केंद्र सरकार ने संदेशा भेज दिया कि तीनों नगर निगम को एक कर रहे हैं। इसके बाद तीनों नगर निगम को एक किया गया और अब एकीकृत नगर निगम के चुनाव घोषित हो गए हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार जो अटकलें लग रही थी वो सच साबित हो गई हैं। अटकलें ये लग रही थी कि क्या गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी होंगे, तो ये जो अटकलें हैं ये सच साबित हो गई हैं। बिल्कुल दोनों चुनाव साथ साथ ही होंगे। इसके बारे में जब हमने चुनाव आयुक्त से पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। विधानसभा का चुनाव करवाना केंद्रीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जबकि नगर निगम चुनाव करवाना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी तैयारी के हिसाब से काम करते हैं। दिल्ली नगर निगम में अब कुल 250 वार्ड हैं, जिनमें 42 अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 50% आरक्षण महिला उम्मीदवारों के लिए है। नगर निगम चुनाव में इस बार प्रत्याशी 8 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, जबकि पहले ये लिमिट 6 लाख रुपए थी। जो एमसीडी चुनाव अप्रैल की गर्मी में हो जाने चाहिए थे, वही एमसीडी चुनाव अब दिसंबर की ठंड में होंगे। वैसे हम मीडिया वालों के लिए तो ठीक ही है, क्योंकि गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में चुनाव कवर करना कम मेहनत और कम चुनौती का काम है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा और सहयोगी परिमल कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस बार गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में पशु मेला नहीं लगेगा। इस मेले में 20-25 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। रवीश रंजन की रिपोर्ट देखिए। ये गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले का एक रंग है। दूर दूर से श्रद्धालु अपने पुरखों को दीपदान करने और मनौती मांगने के लिए गंगा के तट पर पहुंच रहे हैं। 8 नवंबर तक चलने वाले इस मेले का आध्यात्मिक बहुत महत्व है। ये मान्यता है कि कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे उनका दीपदान करने के लिए पांडव इसी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के किनारे आए थे। तो इसी के चलते इस मेले का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास तौर पर आसपास के हरियाणा, उत्तर प्रदेश से सटे हुए जितने भी इलाके हैं उनके लिए बहुत ही खास महत्व रखता है ये मेला। यही वजह है कि हरियाणा के सुमेर मलिक जैसे लाखों परिवार नाचते गाते एक साल बाद कार्तिक मेले में फिर पहुंचे हैं। वो यहाँ 8 नवंबर तक रुकेंगे, फिर स्नान करके अपने घर पलवल लौटेंगे। परिवार के साथ जितनी भी बहनें हैं, मेरी बुआ जी है, चाची है, ताई है, ये ग्रामीण क्षेत्र में एक परंपरा रही है। ये कुआं पूजन की, जब एक छोटा बच्चा होता है तो कुआं पूजन का प्रमुख जो है एक कार्यक्रम होता है ग्रामीण अंचल में, तो ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। लेकिन आध्यात्मिक महत्व के अलावा इस मेले में बुग्गी से आने की एक पुरानी परंपरा है। यही वजह है कि तमाम परिवारों के पास ट्रैक्टर और गाड़ियां होने के बावजूद
वो अपने परिवार के साथ बुग्गी से ही आते हैं। हमारे पास ट्रैक्टर भी है, बुग्गी भी है, मगर हमारे पहले से पूर्वज जो है पहले से बुग्गी से नहाते आए हैं। अच्छा। तो हम वो पूरी परंपरा चलाते आ रहे हैं। कार्तिक मेले में पशु मेले का आकर्षण विशेष होता है। दूर दूर से लोग अपने अपने पशुओं को यहाँ दिखाने, रेस लगाने और बेचने आते थे, लेकिन इस बार लंपी बीमारी की वजह से पशु मेले पर रोक लग गई है। उसके बावजूद संदीप जैसे पशु प्रेमी अपने अपने पशुओं समेत यहाँ पहुँचे हैं। बांस का मुरब्बा खाते हैं। हाँ जी, शौकीन बहुत है फोटो का। फोटो का शौकीन है? हाँ। अच्छा, शौकीन भी बहुत है फोटो का। गंगा नदी के किनारे लगने वाला ये मेला हापुड़, मेरठ और अमरोहा की सीमाओं तक फैला है। मेले में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है, लिहाजा पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद है। जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा की रात को दीपदान भी यहाँ पे होता है, तो लगभग 25 से 30 लाख लास्ट ईयर भी यहाँ पे श्रद्धालु आए थे, जिन्होंने उस दिन यहाँ पे गंगा जी में स्नान किया था। तो उनके लिए भी हमारी पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं। रूट डाइवर्जन जो है वो भी आज से इम्प्लीमेंट हुआ है और उसकी भी हमारी पूरी प्लानिंग हो गई है। हमारा लगातार यही प्रयास है कि जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आध्यात्मिक महत्व के अलावा इस आधुनिक दौर में गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण संस्कृति की कई झलक देखने को मिलती है, जो इसे खास बनाती है। गढ़मुक्तेश्वर से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लंपी वायरस का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। इस साल न जाने कितने किसानों का पशुधन समाप्त हो गया। उनकी क्या हालत है हम नहीं जानते। गोदी मीडिया ने मीडिया को बॉक्सिंग रिंग में बदल दिया है, जहां हर शाम दो पक्ष भिड़ते नजर आते हैं और पूरा देश तमाशा देखता है, मगर उनकी खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। सोहित महाराष्ट्र के अहमदनगर का हाल बता रहे हैं। अहमदनगर में रहने वाले किसान रघुनाथ आढ़व के पास एक गाय थी जिससे उनका घर चलता था, लेकिन 3 दिन पहले लंपी वायरस से उसकी मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश के बाद मवेशियों की मौत की संख्या बढ़ी है। आढ़व का पूरा परिवार गरीब है, ये प्रशासन से मदद की गुहार कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार गरीब है, सरकार से हमें भरपाई मिलनी चाहिए। वो 25 अक्टूबर से लंपी से बीमार थी और उसका ट्रीटमेंट हमारे अंडर ही चालू था। उसने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था पहले तो, लेकिन बीच में जब बारिश हुआ और ठंडी बढ़ गई तो उसको निमोनिया हो गया। तो निमोनिया होने से उसका पूरा जो लंग्स है वो पूरा पैक हो गया और इसकी वजह से उसका आज सुबह सडनली डेथ हो गया। कल तक वो खा पी रही थी, आज सुबह 9:30 बजे उसका सडन डेथ हो गया। अहमदनगर जिले में पिछले कुछ दिनों से मवेशियों में लंपी के कारण मरने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 31 अक्टूबर को 50 मवेशियों की लंपी वायरस से यहां मौत हुई है, जबकि 1 नवंबर को 43 मवेशियों की, 2 नवंबर को 50 और 3 नवंबर को 33 मवेशियों की मौत हुई है। यानी 4 दिनों में केवल अहमदनगर में कुल 176 जानवरों की मौत हुई है। राज्य भर में लंपी वायरस के कारण मवेशियों की मृत्यु के लिए सरकार ने 9.49 करोड़ रुपए की मदद किसान को की है। मिशन मोड में अब टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया है। प्रशासन का कहना है कि कम उम्र के मवेशियों में मरने की संख्या बढ़ी है। पहले जो वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं अगस्त महीने से, तो उसमें जो वैक्सीनेशन का जो प्रोटोकॉल था उसमें हम लोग 4 महीने से पहले जो बछड़े थे उनको वैक्सीनेशन एडवाइज नहीं किया था। तो अभी 1-2 महीने के होने के बाद अब जो बच्चे उस वक्त 2 महीने के थे वो 4 महीने के से आगे हो चुके हैं और जो कि उनको वैक्सीन नहीं मिला था वो बीमार पड़ रहे हैं। तो अभी हमने एक स्पेशल ड्राइव लिया है जिसमें ऐसे जो बछड़े हैं जो उस वक्त हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाए थे उनको हम स्पेशल ड्राइव लेके अभी वैक्सीनेशन का उनका काम चालू है। भारी बारिश के कारण किसानों की फसल पर भारी असर पड़ा है और अब लंपी वायरस के बढ़ते मामलों ने अहमदनगर के किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आपने देखा होगा कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब की जहरीली हवाओं पर बात करते करते हम किसानों की बात करने लगे। बिना किसानों की बात किए जहरीली हवा की समस्या का निदान नहीं हो सकता।
आप खेती बंद नहीं कर सकते, उद्योग धंधे बंद नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि खेती अगर प्राथमिकता में होती, ईमानदारी से प्रयास किए जाते, तो विनोद को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। विनोद का जिक्र बार बार इसलिए आया क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में आपको निशाना बनाते हुए लिखा कि देख रहा है ना, विनोद या मनोविनोद का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, इसलिए विनोद और आमोद दोनों ही गंभीरता से देखें। देश तो कब से देख रहा है नदियों की सफाई के दावों से लेकर हवा को साफ करने के दावों का हाल। उस देश की जनता को विनोद मत कहिए मंत्री जी, और आप ब्रेक ले लीजिए। तेलंगाना में टीआरएस बीजेपी पर उनकी पार्टी तोड़ने के आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कई सबूतों को पेश करते हुए गंभीर आरोप लगा दिए। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री केसीआर के अनुसार ये तीनों बीजेपी की तरफ से उनकी सरकार गिराने में लगे थे और कथित रूप से पार्टी विधायकों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन दे रहे थे। तीनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष राहत के लिए अपील भी की, जो आज उन्हें नहीं मिली, राहत नहीं मिली। टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव ने कथित कैश फॉर डिफेक्शन कांड पर एक नया वीडियो टेप भी जारी कर दिया है। टीआरएस नेताओं ने आरोप लगाया है कि दोनों धर्मगुरु और व्यवसायी नंद कुमार केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के शीर्ष नेताओं के करीबी हैं। बीजेपी ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है, कहा है कितने पैसे जब्त किए गए हैं उसका खुलासा तेलंगाना पुलिस क्यों नहीं कर रही है। उमा सुधीर की ये रिपोर्ट देखिए। As I told you, we all are ready. Everything has been discussed. So now if you can discuss everything openly, even they'll get that confidence. Actually, you have discussed the matter. Because see, me discussing is different, you discussing is different. We need to get some delivery from here. And we'll shift into Delhi. That is what we discussed, right? But the same we discussed earlier. They have sent a message. They are here already. So I'm waiting for the message. Discuss the figure also openly. Somebody. Yeah. No, there is. Yeah, 50 each. Yeah. 50 each. 50 crores. We have, very well. 5 other people also. I told him. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 3 घंटे की जो वीडियो रिकॉर्डिंग साझा की है, उसका ये छोटा सा टुकड़ा है। केसीआर ने मीडिया को ही नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्टों के जजों को, मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं को ये रिकॉर्डिंग भेजी है, आरोप लगाते हुए कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने के लिए साजिश रची थी और उसका इरादा 4 राज्य सरकारों को गिराने का था। उन लोगों को विनम्र पूर्वक प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करता हूं, इस देश को बचाइए, इस देश में लोकतंत्र का रक्षा कीजिए। बीते हफ्ते साइबराबाद पुलिस ने टीआरएस के विधायक रोहित रेड्डी की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और घूस देने की कोशिश का केस दर्ज किया। रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए 100 करोड़ की पेशकश की गई थी और 3 अन्य विधायकों को 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इन आरोपियों का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है और वो पार्टी की ओर से काम नहीं कर रहे थे। సిట్టింగ్ న్యాయమూర్తి చే విచారణకు సిద్ధంగా ఉన్నారని అడుగుతా ఉన్నారు। మాకేం భయం లేదు, మీరు ఎవరికైనా పంపించుకోండి, మా పార్టీ నాయకుడు ఎక్కడా లేడు మీ దాంట్లో। फिलहाल जेल में बंद इन 3 आरोपियों में एक सतीश शर्मा उर्फ रामचंद्र भारती फरीदाबाद का कथित स्वामी जी, दूसरा आरोपी नंद कुमार हैदराबाद का छोटा सा कारोबारी है, जिसकी तस्वीरें बीजेपी और टीआरएस दोनों दलों के नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और तीसरा तिरुपति से एक स्वामी सोमयाजुल है। वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य है या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। बीजेपी ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल करने की योजना बनाई है, ये कहते हुए कि जब दस्तावेज न्यायपालिका को भेजा जाएगा तो इस पूरे मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जबकि बीजेपी ने यहाँ के हाईकोर्ट में अपील की है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई या फिर एसआईटी की जांच होनी चाहिए
और सैबराबाद पुलिस को भी आदेश दे दिया गया है कि जब तक ये मामला नहीं निपटता आप अपनी जांच रोक लीजिए। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।